नमस्कार, चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस चुनावी दंगल में चर्चा के लिए मौजूद है भाजपा के जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिचपुरिया जी और वरिष्ठ पत्रकार बीडी निजामी जी। हम दोनों जो हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार है बीडी निजामी जी, ये विश्लेषक है, राजनीति पर चर्चा करेंगे। और चूंकि ये पार्टी से को बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं, इनसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सवाल किया जाएगा। तो विश्लेषक के रूप में बीडी निजामी जी मौजूद है और भारतीय जनता पार्टी से ब्रिजेश बिचपुरिया जी मौजूद है। आप दोनों का हमारे दंगल के इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहला सवाल बिचपुरिया जी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे चुनाव प्रचार में अपना दमखम दिखा के प्रचार करी है, कितना प्रतिफल मिलने की आशंका है? भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम स्टार्ट किया और सनई आगे बढ़ती गई। हमारी 15 सीटें थी 2018 के चुनाव में जी। कुछ कारणों से हम पीछे रह गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महसूस किया जी कि जनता का दिल जीतने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और जिनको जनता ने सराखों में बैठाला, अपने साथ लाने का प्रयास किया, सत्ता दी, उन लोगों ने किस तरह से जनता को धोखा देने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल में, 2.5 साल में, चाहे हमारा युवकों का सम्मेलन रहा हो रायपुर में, हमारी महतारी योजना के तहत हमने बिलासपुर में रैली निकाली महिलाओं की, इसके अलावा हर मुद्दों को लेकर के हमने धरना प्रदर्शन किया और उन धरना प्रदर्शनों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की पैठ जनता के बीच में बढ़ती गई और पुनः उसी जगह पर पहुंचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया जो 18 के पहले हमारी स्थिति थी। जी। मेरा दूसरा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रयास किया, मेहनत करी, सत्ता में जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने भी मेहनत किया, कैसे उनकी मेहनत को आप आंकते? उनने मेहनत कम की, धोखाधड़ी ज़्यादा की। आपको मालूम है कि 1918 के चुनाव में गंगा जल हाथ में लेकर के उन्होंने कसम खाई थी अपने 36 सूत्री घोषणा पत्र के माध्यम से। 36 सूत्री घोषणा पत्र में उन्होंने पहला मुद्दा दिया था शराबबंदी का, शराबबंदी हुई नहीं जी। दूसरा मुद्दा उन्होंने दिया था हम बेरोजगारों को काम देंगे, नहीं तो रोजगारी भत्ता देंगे, वो दिया नहीं। महिलाओं का सम्मान करेंगे, महिलाओं का सम्मान हुआ नहीं। महिलाओं के साथ सामूहिक रेप हुए, उनके साथ में लगातार अत्याचार अनाचार होते रहे और समाज में उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला। आज स्थिति ये हो गई थी कि अगर कोई बेटी घर से निकलती थी तो माँ बाप को इस बात की चिंता रहती थी कि हमारी बेटी सुरक्षित घर आएगी कि नहीं आएगी, इस बात के लिए लोग परेशान थे। इन्होंने 4 सिलेंडर देने की बात की थी कि हम महिलाओं को 4 सिलेंडर फ्री देंगे गैस के, एक भी सिलेंडर फ्री नहीं दिया गया। शराबबंदी की जो बात हुई थी, उस शराबबंदी के मामले में 2000 करोड़ का घोटाला हमारे सामने आया। एक्साइज की जो ड्यूटी लगती थी, जो होलोग्राम लगता था, उस होलोग्राम के बिना होलोग्राम के इन्हें शराब अपनी दुकानों में बेचना चालू किया। एक बोतल शराब में 75 रुपये से लेके 150 रुपये तक का डिफरेंस था। ये पैसा इकट्ठा होकर के एजाज ढेबर जो हमारे रायपुर के महापौर हैं, उनके भाई अनवर ढेबर के माध्यम से ये सारा काम किया गया। और ख़ास बात यह है कि अनवर ढेबर शासन में इतना ऊंचा हो गए थे कि उनके बिना एक एक्साइज डिपार्टमेंट के सिपाही से लेकर के कमिश्नर तक की नियुक्ति उनकी बिना सहमति की नहीं होती थी। और वो सारा पैसा जो इकट्ठा होता था, इकट्ठा होकर के हाई कमान के पास पहुंचता था। और आपने देखा है जब कांग्रेस का अभी राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था तो उसमें किस तरह से पैसे का वेस्टेज किया गया और इस पैसे को जो कमाया गया था 2 नंबर का, उसको लुटाया गया। तो प्रियंका गांधी के कदमों के नीचे 1.5 करोड़ के गुलाब की पंखुड़ियाँ बांटी गई, फैलाई गई। ये इस तरह से इन्होंने लूट का काम किया है। बिचपुरिया जी, आपने आरोप तो लगा दिया कांग्रेस पर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बीडी निजामी जी मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि भाजपा और कांग्रेस जिस प्रकार अपने चुनाव प्रचार किए, कैसा आप देखते दोनों प्रचार को? सबसे पहले तो इंडियन न्यूज़ के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल सत्ता में रहने के बाद वर्ष 2018 के चुनाव में सत्ता से बाहर हुई थी, तो उसके लिए ये कमबैक का समय था। तो उन्होंने एक रणनीति बनाई और दूसरी तरफ जो कांग्रेस थी
कांग्रेस के साथ ये था कि उन्होंने जो 3 प्रमुख वादे किए थे, और जिसमें खासतौर पर किसानों के कर्ज माफ़ी का वादा था, बिजली बिल हाफ करने का वादा था, और 2500 रुपये में धान खरीदी। जो 36 सूत्री कार्यक्रम कांग्रेस का था, उसमें से जो 3 बड़े मुद्दे थे वो ये थे, और जिनके दम पर ही 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। भले ही ठीक है 36 में से 36 वादे कांग्रेस नहीं पूरी कर पाई हो, एक मैंने जो देखा है एक पत्रकार की हैसियत से मैं वो कह रहा हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक उन मुद्दों को सॉल्व कर लिया था कांग्रेस ने, और जिसके दम पर उनको ये भरोसा था कि इस बार वो सत्ता में रिपीट होंगे। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो है, चूँकि 15 साल में उनके काफ़ी पुराने कैंडिडेट्स थे, तो कुछ नए चेहरों को उन्होंने मैदान में उतारा। साल भर पहले से ये कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कम से कम 2/3 जो विधायकों के प्रत्याशी हैं वो बदलेगी, और उन्होंने काफ़ी हद तक उसमें काम भी किया। तो भारतीय जनता पार्टी एक नई रणनीति के साथ इस बार चुनाव मैदान में उतरी, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, चूँकि वरिष्ठ पत्रकार बिडी निजामी ने कहा कि एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने किया है, उसका कितना फर्क और कितना फ़ायदा मिलेगा इस चुनाव में? कुछ घंटे शेष है नतीजे आने के लिए। ऐसा है कि 2018 में हमारे 15 विधायक थे। आज अभी जितने भी एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, उसमें आप देख रहे हैं कि हमारी संख्या एग्जिट पोल के मुताबिक जो आ रही है वो 3 गुनी हो रही है। लेकिन हमारे जो अपने आंकड़े हैं, जो हमने काम किया है, जो हमको जनता पे विश्वास है, अपने काम पे विश्वास है, अपनी नीति पे विश्वास है, अपने घोषणा पत्र पे विश्वास है, उसके हिसाब से हम 55 से 60 सीट लेके सत्ता में आने वाले हैं। चलिए, आपने एग्जिट पोल का जिक्र किया, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। निजामी जी, एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं, जिसमें बहुमत कांग्रेस पार्टी को बनते दिख रही है और उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है, कितना इस पे जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं, कितना आप मानते हैं कि ये सही आंकड़े हैं? क्योंकि चूँकि ग्राउंड रिपोर्टिंग में हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, लेकिन ग्राउंड में कुछ और कहा जा रहा है, जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो कुछ और कह रहे हैं। कितना इससे वास्ता रखते हैं आप? देखिए, मैं एक बात से सहमत हूँ मैं बिजपुरिया जी की, कि पिछले बार 2018 में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 15 सीटें मिली थी, और इसके हिसाब से देखा जाए तो इस बार उन्होंने कहा लगभग 3 गुना की स्थिति बन रही है, निसंदेह। लेकिन एक जो सत्ता का जो केंद्र बिंदु होता है वो बहुमत, मतलब आपको 90 में से 46 सीटें चाहिए। अगर आप 44 या 42 में भी अटक गए तो आप सत्ता में काबिज नहीं हो सकते। ये आंकड़ों का खेल होता है। भाई, मैंने 45 एग्जिट पोल की बात की। हाँ। मैंने अपना आंकड़ा 55 से 60 के बीच दिया है। हाँ, ठीक है। लेकिन एक बात और है, आप एक बात देखिए, एग्जिट पोल जो तमाम एजेंसियां करती हैं, दूसरे चैनल्स करते हैं, भले ही जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें देखा जाए तो राजस्थान की स्थिति अलग है, उसमें सब मिली जुली सरकार, कुछ आंकड़े कांग्रेस के फेवर में, कुछ आंकड़े भाजपा के। मध्य प्रदेश में तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल की बात हम करें तो देखें, जितनी भी एजेंसियां हैं ऑलमोस्ट सारी की सारी ये कह रही हैं कि छत्तीसगढ़ में एक बार कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है। ऐसा एक भी एजेंसी ऐसी नहीं है जो ये कह रही हो कि कांग्रेस यहाँ नहीं आ रही, भाजपा के बहुमत है। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में निसंदेह नेक टू नेक एक टक्कर दे रही है कांग्रेस को। अब भले वो बहुत थोड़े से मामलों से पिछड़ रही है एग्जिट पोल के सर्वे के मुताबिक। जी, अब आंकड़े की बात करें, अब हम संभागवार चलते हैं, तो हम अगर रायपुर संभाग की बात करें, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जो नेता है, जो मैदान पे अभी डटे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है। जो पुराने नेता है आपके बृजमोहन अग्रवाल जी के, तो उनको इस बार पसीने छूट गए महंत के सामने, ऐसा क्यों? देखिए, चुनाव में तो हर प्रत्याशी मेहनत करता है और अंतिम क्षण तक मेहनत करता है। और भारतीय जनता पार्टी हमारे राष्ट्रीय स्तर से लेकर निचले स्तर तक हर मामले में हमारा प्रयास रहता है कि हम मतदाता के पास आखिरी क्षण तक पहुँचें, अपनी बात को पहुँचाएँ, अपनी बात को पहुँचा करके मत पेटी में उनका मत आए। और इसी हिसाब से रायपुर के अंदर भी लोगों ने मेहनत की है और मेहनत का फल मिलेगा निश्चित रूप से। पिछली बार हमारी रायपुर शहर के अंदर जो 4 सीटें थी, उसमें से मात्र 1 सीट आई थी। इस बार आप देखिए कि वो 3 गुना होगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो रायपुर संभाग है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी? बिल्कुल लहराएगी। हाँ, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी है। निजामी जी, आप बताएंगे कि रायपुर की क्या स्थिति आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद हम कांग्रेस में आएंगे। देखिए, हम अगर पिछले चुनाव पे नज़र डालें तो पिछले चुनाव में सरगुजा, बस्तर और दुर्ग संभाग, ये 3 संभाग ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। तो ग्रामीण जो बेल्ट थी खासतौर पे,
बस्तर की, और वहाँ 14 की 14 सीटें सरगुजा में कांग्रेस के पास थी। बस्तर में 12 में से 11 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। अभी हम रायपुर की अगर बात करें, हम आगे फिर हाँ, नहीं तो इसमें ये था। और बस्तर दुर्ग में 17-2-1, मतलब 17 कांग्रेस, 2 भाजपा और 1 जोगी कांग्रेस थी। तो लेकिन जो मैदानी इलाका है, जो खासतौर पर देखा जाए, जिसमें महासमुंद और ये धमतरी, रायपुर के आसपास का जो है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बीते लगभग 20 सालों से अच्छा ही आता है। और ये पिछले 2018 के चुनाव में भी, तो इस बार भी अगर भारतीय जनता पार्टी इन बेल्टों में अपना अगर प्रभाव दिखाती है तो कोई आश्चर्यजनक चीज़ नहीं है। जैसा भारतीय जनता पार्टी ने छया वर्मा को उतारा है मैदान पे, जो राज्यसभा की हम मेंबर रही है ना, और पुराने जो प्रत्याशी है उपाध्याय, विकास उपाध्याय, उनको उतारा है, बृजमोहन अग्रवाल को उतारा है। इसके साथ साथ जो नए प्रत्याशी है, जो फिल्मी कलाकार है अनुज शर्मा, उनको उतारा है। इस जितने प्रत्याशी, जो पुरेंद्र मिश्रा को उतारा है, तो ये जो प्रत्याशी जितने भी अभी भारतीय जनता पार्टी के, क्या कितना मतलब उनके सत्ता के करीब पहुंचा पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, जो रायपुर उत्तर का मामला है, जहां पर कुलदीप जुनेजा मैदान में है रायपुर से, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने पुरंदर मिश्रा को उतारा है। पुरंदर मिश्रा उड़ीसा समाज का एक बहुत बड़ा नाम है। लगभग 25-30 सालों से छत्तीसगढ़ में उन्होंने अपनी एक अलग पैठ बनाई हुई है, और पहली बार उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। निस्संदेह यदि देखा जाए तो कुलदीप जुनेजा को देखा जाए तो वो ज़मीनी स्तर के नेता हैं, मतलब उन तक पहुंचना, उनसे मिलना बहुत आम जनता के लिए बहुत आसान है। पिछले 3 चुनाव में 2 चुनाव जीते हैं और 1 हारे। लेकिन इस बार जो उनके साथ जो दिक्कतें हैं वो है अमर कुकरिया, शायद एक वहाँ जो बागी प्रत्याशी, तो बागी प्रत्याशी जो है वो काफ़ी दमदारी से वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और वो जितना एक्टिव हो, जितना वोट काटेंगे, वो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को वोट काटेंगे। तो इसलिए देखा जाए तो वहाँ पर पुरंदर मिश्रा की स्थिति जो है वो अपने परफॉर्मेंस के अलावा जो बागी कैंडिडेट हैं उनकी भूमिका पे ज़्यादा प्रभावित है, इसलिए उनकी संभावना है। राजेश मूणत एक बहुत बड़ा नाम है रायपुर का, और निस्संदेह रायपुर की यदि वर्किंग देखी जाए तो रायपुर का जो विकास हुआ है, जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तो निस्संदेह बीच में PWD मिनिस्टर भी थे, तो उन्होंने जो कई बहुत सारे अंडर ब्रिज बनाए हैं, जो सड़कें बनाई हैं, जो 1 वे रोडें बनाई हैं, तमाम वो वंडरफुल। जो आज रायपुर का जो विकास हुआ है, निस्संदेह वो उसमें राजेश मूणत का योगदान था, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और रही बात विकास उपाध्याय की, विकास उपाध्याय जी पिछली बार वो हालांकि जीते थे, संसदीय सचिव भी हैं आज के तौर में, पहला चुनाव वो हारे थे, दूसरा जीते हैं, लेकिन अब चूंकि 5 साल वो भी विधायक रह चुके हैं, तो जब आदमी एक बार सत्ता में रह जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी भी नेगेटिव मार्किंग्स हो जाती हैं। तो निस्संदेह 15 साल का एक जो गुस्सा था पहले जो राजेश मूणत के खिलाफ था, वो शायद उतरा, और हो सकता है वो गुस्सा इस बार विकास उपाध्याय के प्रति हो। जी बिजपुरिया जी, आपसे सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस का घोषणा पत्र के सिमिलर घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी को बनाना पड़ा? ये सिमिलर घोषणा पत्र कहाँ है भाई? हमारी आप किसानों की बात करें, आप महिलाओं की बात करें, हमारी उसमें गैस की बात करें, महिलाओं को तो महिलाओं वाला मामला है। हमारी जो महतारी योजना है उसको देखने के बाद दिवाली के दिन घोषणा की, अपना घोषणा पत्र जारी करने के बाद अलग से घोषणा की गृहलक्ष्मी योजना की। हमारी योजना की नकल तो उन्होंने की है, हमने नहीं की है, और हमने तो 50 लाख फॉर्म भरवाए हैं उस योजना के तहत, और उसका फायदा बीजेपी को मिला है। आज महिलाएं जो है ना, एक तरफा वोट हमारे साथ में महिलाएं, जो मतदाता है, अगर हम उनसे चर्चा करते हैं तो अगर भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र को देखते हैं और कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखते हैं तो लगभग समानता है। आपने भी किसानों की बात करी, महिलाओं की बात करी, रसोई गैस कम दामों में देने की बात करें, तो ऐसा सिमिलर घोषणा पत्र होने से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कॉपी वाली बात आ रही है। देखिए कॉपी क्या है, पहले उन्होंने अपने 17 सूत्री उनके नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने डिक्लेयर कर दिए, समझे। इसके बाद जब हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ तो उसके बाद उनका घोषणा पत्र आया, तो हमारे घोषणा पत्र में जो चीज़ें थी नकल तो उनने की है, हमने नहीं की है। आज धान का रेट का मामला है, हमने 3100 किया था, हमने 3200 किया, तो वो तो हमारे उसमें भागे ना। हमने अपना महतारी योजना में लोगों को 1000 रुपये की घोषणा की थी, उनने 1200 कर दी, तो ये सारी नकल तो उन लोगों ने। लेकिन ब्रजेश प्रिया जी, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें देखा जाएगा तो 2018 में जिसके मुद्दे पर सरकार आई थी कांग्रेस की, उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो 2500 रुपये में धान की खरीदी का था।
इसके पहले 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 21 रुपये में धान खरीदने की बात कही थी, जो उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। और जो प्रदेश की जनता थी उस बात को लेकर कही थी कि जब उन्होंने कहा था 21 रुपये, तब तो उन्होंने सरकार आने के बाद भी नहीं किया। तो अब ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा 3100 का बनाया, तो उन्होंने जाहिर सी बात है कि 2018 के जो घोषणा पत्र था कांग्रेस का, उसको उन्होंने अपग्रेड करने की कोशिश की। जो 3 मुद्दे होते हैं, जैसे बिजली की बात है तो बिजली, किसानों का कर्ज माफ़ी, ये तो सब कांग्रेस ने किया हुआ था 2018 में। भारतीय जनता पार्टी ने उसको थोड़ा सा अपडेट करके 31 तक किया और 21 क्विंटल प्रति एकड़ की बात की। भाई हमने तो जो हमारी बात थी इसकी घोषणा की, तो हमने तो 21 क्विंटल लेने की बात की, उनका 20 क्विंटल था। इसके साथ साथ बिजली बिल हाफ की जो बात है, आपको मालूम है बिजली बिल हाफ तो हुआ नहीं। ये भिलाई उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए आंदोलन हुआ और उन्होंने बोला सितंबर कर देंगे, अक्टूबर कर देंगे, नवंबर कर टाउनशिप में भले नहीं हुआ, नहीं टाउनशिप में भले नहीं हुआ। अरे लेकिन घोषणा तो उन्हीं ने की थी ना, उन्हीं के विधायक ने की थी। टाउनशिप के लिए भी आ गया, अभी अगस्त में उन्होंने कहा है, लेकिन नहीं आया ना अभी तक। तो बात ये थी कि 2 महीने पहले हम कर देंगे। जी मैं रोकना चाहूंगा कि अपन घोषणा पत्र इसके अलावा हमने अपने घोषणा पत्र में एक बात और की, जो हमने अपने अपना कार्यकाल में बोनस नहीं बांटा था, हम उसको शासन में आएंगे 31 दिन को बोनस भी तुरंत देंगे। 2 साल का जो बोनस है उसका भी तुरंत भुगतान करेंगे। तो ये आप मानते हैं जो बोनस नहीं मिला उसके कारण सत्ता से दूर चले गई भारतीय जनता पार्टी? नहीं, देखिए बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो तात्कालिक होती हैं। जनता को कुछ चीज़ें तत्कालिक अपना अच्छी लगती है, कुछ नहीं अच्छी लगती है। हो सकता है कि वो हमारी गलती रही हो, लेकिन हम अभी इस घोषणा पत्र में हमने जारी किया है कि 3100 दाम देंगे उसका, और इसके अलावा 21 क्विंटल की खरीदी करेंगे और बोनस का भी तुरंत भुगतान करेंगे। पहला काम हमें करेंगे। ऐसा क्या कारण हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सांसदों को विधायक का टिकट देना पड़ा है? छत्तीसगढ़ की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, क्या मानते हैं आप चूंकि जिलाध्यक्ष है, सीनियर लीडर है, कि सांसदों को विधानसभा का टिकट देना पड़ा? भाई देखिए, ऐसा है कि सांसद भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, विधायक भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और पार्टी को लगा कि भाई सांसदों को उतारेंगे तो हमारे जो रणनीति है पार्टी की कि हमारे आसपास के जो बाकी दूसरे संसदीय क्षेत्र के अपना विधानसभा क्षेत्र है उसमें उनको फायदा मिलेगा। आपने देखा होगा भारतीय मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय का जब टिकट की बात आई और उनको टिकट दे दिया गया, तो उनका एक बयान आया कि मैं तो स्टार प्रचारक था, मैं तो उनकी सोच थी कि 4 बार प्लेन से यात्रा करेंगे, हेलीकॉप्टर से यात्रा करेंगे और 5 बार बाई रोड जाएंगे और प्रचार करेंगे वीवीआईपी, मतलब स्टार प्रचारक के रूप में। देखिए भाई, वो स्टार प्रचारक हैं, ये पार्टी मानती है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और पार्टी जहां उनकी उपयोगिता समझती है करती है। और भारतीय जनता पार्टी के हर सांसद ने, हर मंत्री ने बोला कि पार्टी जो आदेश देगी करेंगे। बिचपुरिया जी, सब लोगों ने मिलकर अपने हिसाब से काम किया। बिचपुरिया जी, मैं नेट टू नेट क्वेश्चन का आपसे कर रहा हूँ, क्या धर्मलाल कौशिक विजयी होंगे? अवश्य होंगे। कितने मतों से? अब ये मत की बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन एक डिफरेंस मेरे ख्याल से 5 से 10 हज़ार के बीच में होंगे। अमर अग्रवाल यही विजयी होंगे। तो ये दो नाम हैं जो बिलासपुर के बड़े चेहरे हैं। अब मैं हमारे पत्रकार जी के पास आता हूँ। निजामी जी, आप बताएंगे कि अमर अग्रवाल की छवि क्यों, कैसा देखते हैं बिलासपुर और धर्मलाल कौशिक? देखिए, जहाँ तक धर्मलाल कौशिक की बात करें तो बिहार विधानसभा से आते हैं और तमाम बड़े पदों में रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के पार्टी अध्यक्ष से लेकर के नेता प्रतिपक्ष देखा जाए। लेकिन उनके साथ एक बार वहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ताओं की शिकायत ये रहती है कि वो अपना ज़्यादातर समय अपने क्षेत्र में ना बिताकर राजधानी में बिताते हैं। तो ये कार्यकर्ताओं की एक नाराजगी रहती है। और अमर अग्रवाल की बात करें तो भाई अमर अग्रवाल तक तो बहुत बड़ा नाम है, निसंदेह वो पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनके लिए बहुत अलग मायने रखती है। और जब उनके हार की बात में यदि कारणों पर जाएँ तो वो जो कार्यकाल चल रहा था बीच में, वो जो सड़कों का जो संधारण वगैरह चल रहा था, नाली वगैरह का, तो एक गड्ढे जो उन्होंने बीच में उनके कार्यकाल के दौरान हुए थे, वो आम जनता में नाराजगी का एक बहुत बड़ा कारण बना था, जिसकी वजह से उनकी हार हुई थी। ड्रेनेज का वो एक खोदापुर एक नाम जो एक चल पड़ा था, वो बिलासपुर में बड़ा काम था। अच्छा, हाँ, बड़ा बजट लेके आए थे वो। हाँ। और उस काम को करने का उद्देश्य यही था कि बिलासपुर की जनता को बहुत बड़ा फायदा होगा। हाँ, लेकिन काम में ठेकेदार की वजह से या किसी वजह से जो काम स्पीड से होना चाहिए था, वो स्पीड से
समय उनके हार में निगेटिव मार्किंग गया था। अब लेकिन जब शैलेश पांडे उनके खिलाफ, जो कि कांग्रेस के हैं, तो उन्होंने जिस ढंग से पिछली बार चुनाव लड़ा था, जिस ढंग से वो जीते हैं, तो निसंदेह वो भी कांग्रेस के एक अच्छे कैंडिडेट हैं। तो वहाँ भी इतना आसानी से कह पाना मुश्किल है कि एक तरफा कुछ होगा, और एक वहाँ कुछ भी हो सकता है, मतलब एक बड़े। हाँ, लेकिन जहाँ तक बिल्हा की बात है, बिल्हा में इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं, हो सकते हैं कि वहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट हो। जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं बिलासपुर में कोरबा की जो सीट है, जहाँ पर आपके जो मंत्री है अग्रवाल जी, जय सिंह अग्रवाल जी, और उनके साथ जो प्रत्याशी है देवांगन, लखनलाल देवांगन, दोनों में आप कैसा मानते हैं? लखनलाल देवांगन की क्या स्थिति है आपके देखिए, प्रत्याशी? क्या है कि जय सिंह अग्रवाल जी है ना, मंत्री भी हैं शासन में जी, लेकिन कांग्रेस की जो आपसी गुटबाजी है जी, उस गुटबाजी में भूपेश बघेल से उनकी नहीं पटी है। जी, तो जो काम कोरबा में होना चाहिए विकास के, वो काम नहीं हो पाए हैं और जनता उनसे नाराज है। आपसे और इसका फायदा हमारे कैंडिडेट को मिलेगा, क्योंकि हमारा कैंडिडेट बहुत जुझारू कैंडिडेट है, लोकसभा के लिए भी रहा, बाकी लिए भी रहा, सब चीज़ों में रहा, एक्टिव हो भी। आप क्या मानते हैं जय सिंह अग्रवाल और लखनलाल देवांगन की? देखिए, जय सिंह अग्रवाल कोरबा के कद्दावर नेता हैं, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता, और उनकी शायद पत्नी भी मेयर है, रह चुकी है कोरबा में। तो कहीं ना कहीं स्थानीय जो अन्य कार्यकर्ता होते हैं पार्टी के, उनको इस बात को लेकर नाराजगी होना बहुत स्वाभाविक है कि कुछ लोग अपने मतलब विधायक हो रहे हैं, पत्नी मेयर के लिए उनको टिकट दिला दें, तो इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी आ सकती है। और सब पिछला जो इनका कार्यकाल था जिसमें मिनिस्टर थे, उसमें उनके जो वहाँ के कलेक्टर थे उनसे भी पटरी नहीं खाई, कुछ अधिकारियों से भी उनके जो विवाद होते रहे, और जिसके शिकायत, वो एक बात बोली, तो ये नाराजगी लगातार उनके विरोधी वाले अधिकारियों को वहाँ पोस्ट किया जाता था, और इसलिए उनकी नाराजगी थी और वो काम नहीं करा पा रहे थे, तो जनता में उस कारण से भी आक्रोश है। उमेश पटेल जो रायगढ़ खरसिया से है, तो उमेश पटेल की स्थिति क्या नज़र आती है आपको? और उनके अगेंस्ट में है महेश साहू, तो दोनों की स्थिति एक पत्रकार के नाते क्या आ रहा है? तब हम भाजपा प्रत्याशी के बारे में बिचपुरिया जी से पूछेंगे। देखिए, खरसिया जो है स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी की कर्मभूमि रही हुई है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, और उनकी शहादत, उनके और उनके बेटे की शहादत जो नक्सलियों का जो झीरम कांड हुआ था उसमें हुई थी। तो लेकिन जब उसके पहले भी वो अजय योद्धा रहे हैं वहाँ पर खरसिया में, तो इसलिए उस परिवार, मतलब पिता के जो कर्म रहे, अच्छे कर्म रहे हैं, उनका लाभ उनको पिछली बार भी मिला था, और जिसकी वजह से ही उमेश पटेल जो है जीते, और इस बार भी जो इनकी स्थिति क्लियर कट है, उमेश पटेल निसंदेह जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जी, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ ब्रिजेश बुचुरिया जी और बीडी निजामी जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। हमारी चर्चा जारी है, कुछ ही देर में हम लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ हमारे चुनावी दंगल में चर्चा में मौजूद है बीजेपी के नेता ब्रिजेश बुचपुरिया जी और वरिष्ठ पत्रकार बीडी निजामी जी। हमारी चर्चा जारी है। हम रुके थे बिलासपुर संभाग में। बुचपुरिया जी, आपसे मेरा सवाल है कि ओपी चौधरी जो आईएएस थे, उनको इस बार टिकट दिया गया है, पिछले बार भी दिया गया था, इस बार भी दिया गया है, तो क्या कितना परफॉर्मेंस उसका कैसा रहेगा? उसके बाद हम निजामी जी से पूछेंगे। देखिए, चौधरी जी का अपना पहले बैकग्राउंड था, आईएएस अधिकारी थे जी, उस नाते उन्होंने काम किया, और पार्टी की नीतियों को देख करके उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, पार्टी ने उनको जिम्मेदारियां भी दी। अभी हमारे वो अपना प्रदेश के महामंत्री हैं, महामंत्री के नाते काम कर रहे थे, और पार्टी ने उनको समझा कि रायगढ़ से उनको टिकट दी जाए, और निश्चित रूप से रायगढ़ का क्षेत्र भाजपा का क्षेत्र है, और वो रायगढ़ में खुद भी रहे हुए हैं, एज ए कलेक्टर उन्होंने काम किया है, और उनका अपना अच्छा परिचय है, पब्लिक के बीच में उनका काम है, और पब्लिक का रुझान उनके प्रति है, पार्टी के प्रति है, तो उनको टिकट दे करके पार्टी ने निश्चित रूप से एक अच्छा कदम उठाया है, और वो भारी बहुमत से वहाँ पर जीत करके आएंगे। क्या मानते हैं आईएएस का अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको कैंडिडेट बनाया है, तो आप पत्रकार की नज़र से कैसा देखते हैं उस विधानसभा सीट को? भारतीय जनता पार्टी के जो 15 साल के कार्यक्रम के दौरान यदि देखा जाए, तो ओपी चौधरी ने, क्योंकि उनके जगदलपुर में भी जब वो थे कलेक्टर, उस समय भी उनके बस्तर में, तो उनका जो काम था निसंदेह
आम जनता से जुड़ा हुआ था जी। और कहीं ना कहीं वो भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर पार्टी में आए पिछले चुनाव से पहले। हाँ, लेकिन उनको जहाँ से पिछली बार लड़ाया गया था वो खरसिया विधानसभा सीट थी जी। और उमेश पटेल के खिलाफ थी, जी। तो वो एक चैलेंजिंग सीट थी उस समय जिसको वो उस समय पार नहीं कर पाए जी। थे। लेकिन जो उनकी वर्किंग है, एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी जी। हैं ओपी चौधरी, उनकी एक पहचान है पूरे प्रदेश में, यूथ का उनको बहुत अच्छा सपोर्ट है। और आज की तारीख में यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो टॉप लीडरशिप है, जिसमें होम मिनिस्टर तक आते हैं, तो उनसे उनका डायरेक्ट संवाद की स्थितियाँ हैं। तो इस आज की जो स्थिति जो हमारे जो साथी प्रतिनिधि हैं उनसे हमारी जो बातचीत है उसके हिसाब से रायगढ़ में ओपी चौधरी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं सरगुजा, जो महत्वपूर्ण संभाग है, चूँकि टीएस बाबा अभी चर्चा में बने हुए, हर गली मोहल्ले चाय के टपरी में केवल टीएस बाबा ही की बात हो रही है। कौन पार्टी जीतेगा कौन हारेगा वो तो बात अलग है, लेकिन कुछ घंटों बाद रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन टीएस बाबा का चर्चा है, तो टीएस बाबा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले आपसे पूछता हूँ। देखिए, टीएस बाबा की जहाँ तक बात करें, निसंदेह सरगुजा की राजनीति में उनसे बड़ा कोई नाम नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का आज के दौर में। जी। और उन्होंने जैसे पिछले 3 चुनाव लगातार लड़े, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अनुराग सिंह देव को 3 बार लड़ाया। जी। पहली बार वो बहुत कम मतों से जीते थे, नॉमिनल नहीं के बराबर, बहुत कम थे, सर 45-47 वोट थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने लगातार अपने जीत के अंतर को बढ़ाया और 3 चुनाव जीतने के बाद अब जबकि चौथा चुनाव था और उप मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बनने की चर्चा भी उनकी चलती रही तमाम। ऐसे समय में मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारने में पहली बार देर की, और इसकी वजह तो खैर भारतीय जनता पार्टी वाले ही बता पाएंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन उनकी चुनौती को पार कर पाना, वो जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं राजेश अग्रवाल जी, उनके लिए संभव नहीं लगता। जी, आप क्या कहेंगे टीएस सिंहदेव के बारे में? देखिए, सरगुजा से पिछले बार 14 में से 13 सीट कांग्रेस ने पाई थी। जी। हमको मात्र 1 सीट मिली थी। पूरी 14 थी। पूरी की पूरी, हाँ 14 तो पूरी की पूरी उनको मिली थी। जी। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल जितते आ रहे हैं, सब में स्थिति ये बता रहे हैं कि आज 6 से 7 सीट बीजेपी वहाँ पर निकाल रही है। इसका मतलब ये है कि सिंहदेव का प्रभाव लगातार वहाँ पर कम हुआ है, कांग्रेस पार्टी का प्रभाव कम हुआ है। और सिंहदेव जी अभी जिस टाइप की बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर मेरे को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो ये कांग्रेस के प्रति, भूपेश के प्रति उनका असंतोष जाहिर हो रहा है। और ये आने वाले जो रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद लगता है कि सिंहदेव जी कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ गड़बड़ करने वाले हैं। ये क्या भारतीय जनता पार्टी से बात हो गई क्या टीएस बाबा की? बात तो क्या हुई है क्या नहीं हुई है तो गर्व के अंदर बता दीजिए, कम से कम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। आप नीति निर्धारण करने का काम मेरे पास नहीं है, नीति निर्धारण करने का काम हमारे क्या ऐसा कोई संकेत आपको सुनने में आया है? संकेत तो उनकी बातों में लग रहा है ना भाई, उनने जो बोला और उन्होंने जितनी ताकत के साथ और माननीय भूपेश बघेल जी ने जितना उपयोग उनका करना चाहिए सरगुजा में नहीं किया, और ये उसी का रिजल्ट है कि आज वहाँ पर आधी से ज़्यादा सीटें हमको मिल रही हैं। नहीं, ये तो कहीं नाराजगी तो है सतीश जी। देखिए क्या है कि पिछली बार जो 2018 का चुनाव था उसमें टीएस बाबा ने जो कि चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे जी। तो उन्होंने वो भी किया और कहते हैं कहीं ना कहीं कुछ उन्होंने मदद भी की थी, आर्थिक मदद भी पार्टी की थी, उस समय शायद जरूरत रही होगी। हाँ, विपक्ष में थी कांग्रेस। हाँ, विपक्ष में थी, कहीं ना कहीं सबने मिलजुल के चुनाव लड़ा था। और उसके बाद उन्होंने पूरे प्रदेश में अपने स्तर पे, चाहे वो गए हों चाहे ना गए हों, लेकिन उन्होंने काम किया था और इसका नतीजा भी मिला पार्टी को। लेकिन इस बार आपको याद कीजिए, जब से कैंपेन शुरू हुआ तो टीएस बाबा ने अपने आप को सरगुजा तक सीमित कर दिया, बल्कि अपनी सीट तक उन्होंने अपने तक सीमित कर दिया। और उन्होंने खासतौर पे कहा कि मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता, यहाँ तक कि उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र समिति के संयोजक या अध्यक्ष बनने से भी साफ तौर पर पार्टी से इनकार कर दिया। क्या लगता है, आप एक पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, ये सारा परिस्थिति देखकर क्या एहसास हो रहा है कि कुछ घंटों में क्या नतीजे आएंगे अंबिकापुर खासकर टीएस बाबा के? देखिए 14 सीटों में 14 छत्तीसगढ़ की राजनीति में टीएस बाबा अभी चर्चे में, मैंने पहले भी कहा, तो अगर रिजल्ट आते हैं तो टीएस बाबा का क्या आगे का प्लान होगा? देखिए टीएस बाबा का यदि पिछला रोल देखा जाए 2018 में जब 14 सीटें आई थी, वो अपनी बात अपनी जगह है। लेकिन इस बार के चुनाव में टीएस बाबा ने अभी 2-3 दिन पहले अपने इंटरव्यू में कहा है साफ तौर पे कि कांग्रेस को 7 या 8 सीटें मिल रही हैं 14 में से, बहुत अधिकतम होगी तो 9। इस बात को टीएस बाबा स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। मतलब बीजेपी के लिए फायदेमंद है सरगुजा?
निसंदेह। हाँ, अब रही बात है कि सरकार में उनका रोल क्या रहेगा टीएस बाबा का। तो उन्होंने जैसे अभी इनका जो बयान 2-3 जो चर्चा में है उसमें से ये है कि मेरा आखिरी चुनाव है, एक बात, और ऐसा लगता है कि वो अभी नहीं तो कभी नहीं की नीति पर चल रहे हैं। अभी आपने बहुत अच्छी बात की थी, इसका जवाब बिचपुरी जी नहीं दे पाए कि क्या भाजपा से उनकी बातचीत हो गई क्या? और आपको याद होगा चुनाव प्रचार के दौरान रायगढ़ में एक कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ उन्होंने मंच शेयर किया था और उसमें अपने उद्बोधन में उन्होंने एक बात कही थी कि कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार से जितनी मदद उन्होंने मांगी, स्वास्थ्य विभाग क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर हैं वो, तो उनको भरपूर सहायता मिली थी, भरपूर मदद मिली थी जितनी वो चाहते थे। तो ऐसा कह के उसने कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी तरफ से तो एक सिग्नल तो दिया, जिसको लेकर के कांग्रेस में बहुत चर्चा रही, उनकी क्रिटिसाइज भी हुई और बाद में अंदरूनी सूत्र भी कर उनको कहीं ना कहीं से सॉरी भी बोलना पड़ा। खैर वो बोला ही नहीं बोला, वो उनका अंदरूनी मामला है। बट भारतीय जनता पार्टी से टीएस सिंह की कहीं ना कहीं चर्चा तो चल रही है और शायद इसी का नतीजा है कि वो अपने विधानसभा से बाहर नहीं आ रहे। वो नहीं निकले, सरगुजा से बाहर नहीं गए अपनी विधानसभा में, खासतौर पे उन्होंने हाईकमान कह दिया। हालांकि एक तरफ वो कह रहे हैं कि हाईकमान जिसको चाहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मतलब यदि तो ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव के नतीजे, जैसा कि अभी 46 सीटें चाहिए 90 में से, यदि कांग्रेस 50 के आंकड़े के आसपास रहती है, यदि कांग्रेस, तो अंतर सिर्फ 4 का 5 का रहेगा। और ऐसी स्थिति में एक जो ऑपरेशन लोटस की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होती है, इसके पहले मध्य प्रदेश में पिछले साल हो चुकी है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के, उसके पहले महाराष्ट्र में अभी रिसेंटली हुई ऑपरेशन लोटस, जिसमें एकनाथ शिंदे तो उन्होंने जिस तरह से शिवसेना से तोड़ करके किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। तो वहाँ तो एक बड़ा गैप था। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर मान लीजिए 5, 7, 10 का कोई आंकड़ा है और यदि टीएस सिंहदेव जो कि उप मुख्यमंत्री है उन्होंने ठान कर रखी है मुख्यमंत्री बनने की, तो इस मुझे लगता है कि वो दूसरे एकनाथ शिंदे, छत्तीसगढ़ के एकनाथ शिंदे बन सकते हैं, टीएस बाबा बन सकते हैं। आपसे सवाल ऑपरेशन लोटस पे मैं आऊँगा, ऐसा क्या होता है भारतीय जनता पार्टी को खरीद फरोख्त में लग जाती है? आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, तो क्या जनता नकार देती है तो खरीद कर विधायक खरीदने वाली बात या आरोप ऐसा दिखता है? ये है ना, विपक्षी पार्टियां इस बात का आरोप लगाती हैं। अब मध्य प्रदेश की आपने बात की, अब जो सिंधिया का मामला था, अब वो वहाँ के सबसे अच्छे कंपेनर थे, उन्होंने बहुत मेहनत की कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के लोगों ने अगर उनको नकार दिया और वो नकार दिए गए और वो हमारे साथ आ गए, जिसमें हमारी क्या गलती है? नहीं कि ऐसी घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही क्यों होती है? भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारे राज्यों में होते हैं। देखिए महाराष्ट्र में जो मोदी जी को मान रहे हैं सब लोग कि मोदी जी के साथ रहने पे ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छे ढंग से हम जनता की सेवा कर पाएंगे, इसलिए मोदी जी के साथ लोग आ जाते हैं और इसमें विपक्षी लोग प्रधान हो जाते हैं। वापस मोदी जी के पास आ रहा हूँ बिचपुरिया जी, इस घोषणा पत्र में कहीं भी महंगाई का जिक्र नहीं है, रोजगार का जिक्र नहीं है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी को क्या हुआ? क्योंकि इसके पहले भी लोकसभा, जो पुराने लोकसभा हुए, मोदी जी ने रोजगार की बात कही है, महंगाई कम करने की बात की है। आपने घोषणा पत्र पढ़ा नहीं है? अब छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र में 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, समझे ना, और 1.5 लाख लोगों को पंचायतों के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा, 2.5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ये हमारे घोषणा पत्र में। भारतीय जनता पार्टी, मैं रोकना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने काला धन की बात करी थी, कहाँ है? अभी की बात कर रहा हूँ, मैं केंद्र की बात, जो आपने बोला छत्तीसगढ़ की बात, रोजगार की बात करी थी, काला धन वापस की बात करी थी, सिलेंडर देने की बात करी थी। जो सिलेंडर पता नहीं कहाँ गए, जो गरीबों को मिला था वो सिलेंडर कहाँ गए और उसके बाद कोई भराया भी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी, सिलेंडर बराबर सबको उज्ज्वला के तहत मिल रहे हैं, रेटों में कमी कर दी गई है, जो 500 रुपये का सिलेंडर था उसको 300 रुपये कर दिया गया। लगातार इस मामले में किसको फायदा हो रहा है? गरीब लोगों को, जिनको सिलेंडर दिया, जो टैक्स पेई है, जो टैक्स पेई है वो क्या करेगा? टैक्स पेई वालों को भी तो कम किया ना भाई, 200 रुपये कम कर दिया सिलेंडर का भी। आप अभी कमर्शियल जो सिलेंडर का रेट बढ़ा दिए आप 1100 रुपये। अरे टैक्स पेई वालों के लिए तो ईंधन का रेट जो हवाई जहाज का था उसको कम कर दिया ना भाई। हवाई जहाज में गरीब आदमी नहीं। अरे आपने टैक्स पेई वालों की बात की, उसके लिए बोल रहा हूँ, और गरीब लोगों के लिए उज्ज्वला में कम कर दिया। देखिए मैं आप मध्यम वर्गीयों के लिए मोदी जी की बात आपने करी, मोदी जी की बात आपने करी, ठीक, अच्छी बात है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, सम्मानीय है। 82 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज फिर से 5 किलो बढ़ा दिया गया। ये गरीबों के लिए नहीं तो किसके लिए है? तो मध्यम वर्ग क्या करेगा?
फिर आप गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्गीय के लिए है, मध्यम सबके लिए वर्गीय कर रहे क्या हैं, करें? दोनों के लिए कर रहे हैं, देखिए, सबके लिए कर रहे हैं। बेरोजगारी का आप स्तर जान रहे हो, छत्तीसगढ़ हो या पूरा देश हो, बेरोजगारी के इस बारे में इस चुनाव में कोई चर्चा नहीं की भारतीय जनता पार्टी। महंगाई के बारे में कोई चर्चा नहीं करी है। अभी केंद्र के माध्यम से पिछले 1 साल से हर महीने 1 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार दिया जा रहा है सरकारी संस्थानों में, हर महीने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो आज अरबों खरबों के विकास कार्य हो रहे हैं, आज रोड बन रहे हैं, नालियां बन रही हैं, बड़े बड़े प्लांट बन रहे हैं, बड़े बड़े बांध बन रहे हैं। अभी आपने जो पिछले दिनों देखा टनल वाला मामला उत्तराखंड में, आज ऐसे टनल बना करके चारों धाम की यात्रा को सरल किया जा रहा है। और केवल वहाँ पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अभी आपका 22 किलोमीटर का जो रास्ता है समुद्र के बीच से बॉम्बे का बनाया गया है, उसको चालू करने की बात अस्थायी रोजगार है, लेकिन अस्थायी नहीं है। ये विकास के काम तो लगातार चल रहे हैं, और इनके विकास के काम तो थमने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब से हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तो पहले काला धन की बात करें। चूँकि मैं एक योगी बाबा रामदेव जी आए थे, उनका इंटरव्यू किया था, तो रामदेव जी ने कहा था कि मोदी जी अगर आते सत्ता में काला धन वापसी होगा। ठीक है, हमने सुना, उनका इंटरव्यू किया, हमने चलाया हमारे टीवी चैनल में। उसके बाद फिर वो 1 साल बाद लौटे, 1 या 2-1.5 साल बाद फिर मैंने उनका इंटरव्यू लिया बाबा रामदेव जी का, और उनसे वही कहा कि 1.5 साल बीत गए हैं, काला धन अब तक नहीं आया। तो उनका जवाब था कि हम योग सिखाने आए हैं, अभी उस पर बात करते हैं। तो आप लोग काला धन कब लाएंगे? मैं योगी हूँ नहीं, काला धन भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। काला धन वापसी की बात उन्होंने की थी। उन्होंने जो बोला था कि जो हम स्ट्रिक्टली होकर के काम करेंगे, पूंजीपतियों को 2 नंबर का पैसा बनाने का मौका नहीं देंगे, तो वो काला धन जाएगा नहीं, और उस काला धन का उपयोग अब नंबर 1 के हिसाब से होगा। चलिए, मैं वापस आज जीएसटी लगाया, नोटों का वाला मामला किया, नोटबंदी वाला मामला किया, सारे मामले जो किए हैं, इससे काले धन को तो रोक लगी ना भाई। चलिए, मैं वापस है ना छत्तीसगढ़ आता हूँ, अब देश से हटके। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कई हथियार अपनाए सत्ता हासिल करने के लिए। चुनाव के पहले पहला ईडी, ये आरोप कांग्रेस के मेरे ने, पहला ईडी, दूसरा महादेव ऐप, उसके अलावा कांग्रेस के जो नज़दीकी अधिकारी उन पर आरोप लगा है ना। मैं बोल रहा हूँ ईडी आज तो बनी नहीं है, है ना, सीबीआई आज तो बनी नहीं है, इनकम टैक्स आज तो बना नहीं है। ये सारे के सारे जब कांग्रेस का शासन था 10 साल पिछले वर्ष, सोनिया गांधी के अपना ये मनमोहन सिंह का, तब भी इसका मामला होता था, तब भी आरोप हमने तो कभी लगाया। भाई आज वो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, अपना काम कर रही हैं, उनको जब कहीं कोई छेद दिखता है तभी तो वहाँ जा रही हैं। लेकिन ये सब भाजपा के अलावा कांग्रेसी और दूसरी पार्टियों में क्यों दिखता है, किसी भाजपा में क्यों नहीं दिखता? भाजपा जहाँ शिकायत आती है, मैं आपके पास आप शिकायत करो ना भाजपा वाले किसी की, उसमें भी ईडी आ जाएगी, कोई दिक्कत थोड़ा है। लेकिन आप शिकायत ही नहीं करोगे और बोलोगे नहीं ईडी वहाँ आ जा रही है। अरे जहाँ शिकायत हो रही है, पब्लिक शिकायत की, तो जहाँ कुछ मिल रहा है। आज मैं बोल रहा हूँ जैसे हमारे विधायक है, अब उनके यहाँ ईडी छापा डाला, भाई आप में अगर कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, तो आप उस जांच से अपना सामना करते। आपने दबाव बनाने की कोशिश क्यों की? आपने वहां के अधिकारियों को डरवाने की कोशिश क्यों की? आतंक पैदा करने की कोशिश क्यों की? आपने हजारों लोगों को वहां बुला लिया ताकि ईडी के अधिकारी काम नहीं कर सके। ये कौन सा लोकतंत्र है? वरिष्ठ पत्रकार बीटी निजामी जी मौजूद है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस हमेशा आरोप लगाई है कि ईडी, है ना, और इनकम टैक्स के अधिकारी केवल कांग्रेसी अधिकारी और कांग्रेसी नेताओं के यहाँ ही कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ में महादेव ऐप, जो सट्टा, जो ऑनलाइन सट्टा चल रहा है, उस पर तो लगातार ये आरोप कांग्रेस की ओर से आ रहा है। तो आप क्या देखते हैं इसको? देखिए, जहाँ तक ईडी की बात है, इसमें एक जन चर्चा है। ये तो देखा जाए पूरे हिंदुस्तान में कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके जितनी भी पार्टियां, चाहे वो आप टीएमसी कहते बंगाल में ममता बनर्जी के जहाँ पर वो है, चाहे यहाँ, तो जितने भी अदर पार्टीज़ है, उनके नेताओं के ईडी की छाया पर पड़ रहे हैं, लगातार पड़ रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, समझे कि नहीं। और ये सवाल बार बार आता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर। अब वैसे भोजपुरिया जी ने कहा कि शिकायत होती है, शायद खैर इसके बारे में तो मैं नहीं कहता शिकायत होती है या नहीं होती है, अलग मैटर है। अब रही बात महादेव ऐप की, महादेव ऐप यदि मैं
एक पक्ष नहीं ले रहा हूँ सरकार का, लेकिन महादेव ऐप की बात करें तो छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप के को लेकर बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो भाई स्टेट में गवर्नमेंट की जो सरकार है, पुलिस की, अगर संरक्षण होता तो फिर कार्रवाई क्यों करती? कार्रवाई तो कर रही है, बहुत सारे लोग पकड़े गए। तो इसलिए सीधा सीधा आरोप लगाना, और यदि कोई मान लीजिए जैसे अभी कुछ वीडियोज आए थे उसमें उनको कहा गया कि 508 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री को दिए गए, तो यदि इसके कोई प्रमाण है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई हो रही है, जो चीजें आई है सामने उस पर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई होने के बाद ही तो दिक्कत आ रही है ना कांग्रेस को, क्या कार्रवाई क्यों कर रहे हो? आज है, मैं बताया ना आपका, आप कांग्रेस के 7-8 लोग फंसे हुए थे, कोलकांड में फंसे हुए। और सबसे खास बात यह है कि आप बताओ कि हमारे मुख्यमंत्री की जो सेक्रेटरी थी सौम्या चौरसिया, आज वो अगर बेदाग होती तो 1 साल से जेल में क्यों है? आज 1 साल से जेल में पड़ी हुई ना वो। नहीं देखिए जेल तो नहीं, अगर साफ होती, कोई उस पर चार्ज नहीं होता तो कोर्ट तो नहीं भाजपा खरीद सकती। कोर्ट की तो अपनी अलग व्यवस्थाएं हैं, तो उसमें वो क्यों नहीं छूट के बाहर आई? और इसके अलावा 3 कलेक्टर संसार किया आज इस शासन ने, 3 कलेक्टर कोलकांड में फंसे, उनको जेल हुई। और आज ये सबको मालूम है, सूर्यकांत तिवारी जैसा व्यक्ति डिक्लेयर किया कि मैं जिस दिन चाहूँ सत्ता गिरा दूं, और कोयले में दलाली खुलेआम चली है, उसमें इसमें सौम्या चौरसिया का भाई भी फंसा हुआ है, सब फंसे हुए हैं। देखिए तो ये सारी चीजें हैं। देखिए चालान क्यों, देखिए ईडी चालान क्यों नहीं पेश कर पा रही है? या ऐसे मामलों में जो है आज साल भर में हो गया, इसमें डिसीजन होने चाहिए। अरे भाई, चालान पेश करने का टाइम मान लो 90 दिन का है ना? 90 दिन में अगर पेश नहीं हुआ तो कोर्ट उसको छोड़ देगी। हम आते हैं जो अब न्यायालय से हट के हम वापस राजनीति में कुछ ही घंटे बचे हैं चुनाव परिणाम आने में। हम अब बात करते हैं जो छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण संभाग है दुर्ग, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, पीएचई मंत्री और कृषि मंत्री, ये 5 के भविष्य दांव पे है और वो मैदान पे है। हाँ, कैबिनेट मंत्री अरुण वोरा भी है। हाँ, वो पीएचई मंत्री मैंने कहा। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट ऐसा क्यों करना पड़ा कि एक साझा विधानसभा से रविंद्र चौबे के खिलाफ एक सामान्य से व्यक्ति को खड़ा करना पड़ा? ऐसा क्यों? आपके लाभचंद बापना सक्षम नहीं थे? आपसे पूछा। भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर हमने एक छोटे से व्यक्ति को जो मजदूरी करता है उसको एक शहंशाह के खिलाफ खड़ा कर दिया, इसमें परेशानी क्या है? मतलब हम तो पिद्दल से राजा को मारने की बात कर रहे हैं भाई। नहीं मैं आपको बताना चाहूँगा, चूंकि उनके सुपुत्र की हत्या हुई थी, धर्म की बात आई थी कि एक खास कम्युनिटी के लोग ने हत्या की है। क्या धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है? वहाँ धर्म की राजनीति का मामला नहीं है, उसके पुत्र की हत्या हुई थी, वो मामला चल रहा था, न्यायालय में चल रहा, बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। ये तो राजनीति की बात आई। चुनाव में हमको लगा कि एक गरीब व्यक्ति को, एक मजदूर व्यक्ति को चुनाव में खड़ा करना चाहिए एक बड़े व्यक्ति के खिलाफ में, और जनता का जिस टाइप से समर्थन वहाँ मिल रहा है उसमें रविंद्र चौबे चुनाव हार रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। निजामी जी, आप क्या कहेंगे कि एक व्यक्ति के पुत्र की हत्या होती है और भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट करती है, वहाँ पर उनको प्रत्याशी बना देती है, इनके पिता को, और एक कद्दावर कांग्रेस के मंत्री है रविंद्र चौबे, उनके खिलाफ कैसा देखते हैं समीकरण? देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो डिसीजंस रहते हैं निसंदेह अचानक लिए हुए रहते हैं। आपने पिछले 2019 के चुनाव में भी देखा था लोकसभा में, जब उन्होंने छत्तीसगढ़ के लगभग 11 प्रत्याशी बदल दिए थे, है ना? तो एक एक्सपेरिमेंट करती है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस बार भी उन्होंने किया है, जैसे उन्होंने धरसीवा से अनुज शर्मा को दिया, एक फिल्म स्टार है, ये उनका एक प्रयोग है। दूसरी बात, ये जो अब साझा की बात कर रहे हैं, साझा और कवर्धा 2 ऐसी सीटें हैं दुर्ग संभाग की जिसमें निसंदेह कहीं ना कहीं जो धार्मिकता देखने में आई है निसंदेह। वहाँ मोहम्मद अकबर जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उसमें खाद्य मंत्री हैं, वन मंत्री हैं, तो उनके खिलाफ जो है विजय शर्मा को उन्होंने कहा। विजय शर्मा वो कैंडिडेट है जो कि पिछले कवर्धा में जो मामला हुआ था एक तो, उसमें जो
माहौल जो बिगड़े थे वहाँ पर, जी। विजय शर्मा ने उस माहौल की लीडिंग की थी। सांप्रदायिक मामला जो भड़का था, हाँ, तो उन्होंने उसको लीड किया था। तो उनको एक उस चेहरा जो उनका प्रोजेक्ट हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको इनकैश करने के ख्याल से ऐसा लगता है कि उन्होंने कवर्धा में से प्रत्याशी बनाया। वैसी स्थिति है कि जब यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार का नाम आया बीरनपुर में, जहाँ से ईश्वर साहू के पुत्र का की जो हत्या हुई थी, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंटल पार्टी है। तो उन्होंने दूसरा दांव जो खेला है कि 90 में एक सीट ना सही, लेकिन जीत गए। तो जैसा भी उन्होंने कहा कि पैदल से राजा को मारा, है ना, वो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं, एक सीट कुछ ऊपर नीचे होना, तो वो एक्सपेरिमेंटल सीट है। और क्या स्थिति लगता है, जैसा आपने चुनाव प्रचार देखा होगा ईश्वर साहू का और रविंद्र चौबे का, तो क्या स्थिति लग रहा है? हम कुछ घंटों बाद नतीजे आ जाएंगे, हम चर्चा कर रहे हैं, क्या लग रहा है? आप इतने वहाँ गए होंगे, देखे होंगे, तो मैं खासतौर पर जैसे साझा की बात करूँ, साझा में मैं व्यक्तिगत रूप से तो जाना नहीं हो पाया, लेकिन मेरे जो टेलीफोन पे जो मेरी बातचीत हुई वहाँ के अपने स्थानीय पत्रकारों के मुकाबले से साथ में, तो उससे लग रहा है कि मुकाबला बहुत ही रोचक है। वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन हाँ, चूँकि लोग खुल के नहीं गए, एक नाराज़गी वहाँ पर जो है ना, जैसे साहू समाज का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है वहाँ पर साझा में, तो उनको तो खुशी इस बात को लेकर के कि भाई ठीक है, हमारे आदमी को टिकट मिला, तो वो एकजुट होकर के वहाँ से लड़ रहा है। तो और उसके बाद जैसे वही स्थिति अगर कवर्धा में देखें, तो कवर्धा में भारतीय जनता पार्टी के अशोक साहू जो पिछली बार प्रत्याशी थे, उनको काट दिया गया, तो ये उनके माइनस पार्किंग में भी हो रहा है। तो कवर्धा में कहीं ना कहीं साहू समाज की नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और साझा में प्लस में है। तो आप मान रहे कबीर धाम से आपके मोहम्मद अकबर को प्लस है? नहीं है, तो बहुत नेक टू नेक, मतलब प्लस माइनस की बात यह है कि साहू समाज कहीं ना कहीं उससे नाराज है। हालांकि विजय शर्मा से अच्छा कैंडिडेट कवर्धा में तो हो ही नहीं सकता था। जो हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, जो हमारे पत्रकार साथी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बेस्ट कैंडिडेट दिया है मोहम्मद अकबर के खिलाफ, जिसका उनको लाभ भी मिल सकता है, बशर्ते अगर ये साहू समाज की नाराजगी ज़्यादा भारी नहीं पड़ी तो। देखिए, धर्म की बात आई है कवर्धा से कि जब सांप्रदायिक दंगे वहाँ फैल रहे थे, खुद 2 महीने तक मंत्री मोहम्मद अकबर नहीं पहुँच पाए, और जो लीड कर रहे थे, जैसा निजामी जी ने बताया, लीड कर रहे थे, उनको प्रत्याशी बना दिया। तो क्या उसको फायदा मिलेगा? ऐसा है कि बात हिंदुत्व की और किसी और धर्म की नहीं है। आज वहाँ पर जिस तरह से भगवा झंडा फहराने के ऊपर दंगा हुआ, और विजय शर्मा चूँकि हिंदू है और हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं सब लोग, तो उन्होंने इस बात का अपोज किया, और उसको शासन ने दबाने के लिए 2 महीने जेल में डाल दिया। उस आंदोलन को लीड करने का परिणाम ये मिला कि 2 महीने वो जेल में था, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के लोग थे उनको वहाँ सेव किया गया। तो ये धर्म की बात नहीं है, जो अत्याचार हुआ उसके साथ में, विजय शर्मा के साथ में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के सामने, उस आंदोलन को दबाने के लिए। तो उस दृष्टि से, और चूंकि हमारे प्रदेश का महामंत्री है वो भाजपा का, और एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता था, इसलिए उसको टिकट दी गई। इसमें धर्म वाली कोई बात नहीं है। बात रही आपकी साझा की, तो साझा में भी जो टिकट दी गई वो साहू समाज के लोगों को दी गई। आप केवल इस बात से मत जोड़िए कि उसके बेटे की हत्या हुई थी। आज वहाँ पर बहुतायत में अगर कोई समाज है वो साहू समाज है। साहू समाज के 40,000 वोट हैं। तो पार्टी तो रणनीति तैयार करती है अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, कि जो कैंडिडेट हमारा जीत सकता है उसको हम टिकट देते हैं। तो इस हिसाब से 2 जगह टिकट दी गई है। निजामी जी, मैं आपसे, चूँकि साहू समाज का जिक्र हुआ है, तो दुर्ग ग्रामीण से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू है, और जो जन चर्चा बनी हुई है, हमने भी कई मतदाताओं से बात करी, साहू समाज के मतदाताओं से बात करी, नाराजगी देखी जा रही है ताम्रध्वज साहू के खिलाफ। कैसा देखते हैं आप? देखिए, कुछ चर्चा हमसे भी हुई है। हम यदि पिछले 10-15 सालों का आकलन देखें, तो व्यक्तिगत रूप से ताम्रध्वज साहू अच्छे इंसान हैं, अच्छे नेक दिल इंसान हैं। उनके वर्किंग भी अच्छी है, हम जनता से जुड़े हुए भी हैं। अभी जो हमने साल भर पहले विजिट किया था वहाँ पर, तो वहाँ जो नगर निगम रिसाली बनाई गई है, तो वहाँ जो उनका नगर निगम का जो काम चल रहा है, पार्षद वगैरह, उनमें एक नाराज़गी देखी गई। जब उनसे बातचीत हुई, मेरी पर्सनल भी बातचीत हुई, पार्षदों से बातचीत हुई, तो उनमें ये पता लगा कि ताम्रध्वज साहू के परिवार के लोग, मतलब उनके बच्चे लोग, वो कहीं ना कहीं नगर निगम के कामों में इंटरफेयर करते हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने उस रिसाली ग्रामीण को ना सेंट्रलाइज करके रखा हुआ है। तो जिसकी वजह से जो दूसरे कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, उनकी कहीं ना कहीं
उपेक्षा हुई है या उनको वो रिस्पांस नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। और इस बात की शिकायत भी जब मंत्री जी से की गई तो शायद उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और इसीलिए जो है कांग्रेस के लोग या जो साहू समाज के जो लोग जो आप बोले नाराजगी हो रही वो। तो ये ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री के लिए माइनस देखा जा रहा है नतीजे। देखिए जब व्यक्तिगत रूप से आप बात करेंगे तो वो नतीजे के पर व्यक्तिगत नहीं नतीजे पर अगर हम विधानसभा चुनाव और दुर्ग ग्रामीण सीट की बात करें तो क्या वो माइनस। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ एक अच्छा कैंडिडेट दिया है, एक तो कुर्मी समाज से दिया है जी, और कुर्मी समाज से वहाँ दुर्ग ग्रामीण से एक बार प्रतिमा चंद्राकर भी जीत हासिल कर चुकी हैं और कुर्मी समाज के लोगों का भी वहाँ पे बहुत है निसंदेह। तो एक अच्छे कैंडिडेट का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है और लेकिन उसका रीज़न यही होगा कि उनके जो परिवार के लोग हैं यदि वो प्लस होते हैं तो अपने व्यक्ति के दम पे, यदि माइनस होते हैं तो उनके जो परिवार के लोग हैं उनकी वजह से माइनस होंगे। आप ताम्रध्वज साहू के बारे में क्या विचार रखते हैं? गृह मंत्री है प्रदेश के। जी साहू वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले बार भी मामला आया था, चुनाव लड़े थे वो और वहाँ पर हम हार गए थे क्योंकि साहू कैंडिडेट हमारा भी था और जागेश्वर साहू, लेकिन वो वहाँ पहली बार लड़ रहे थे, उसका उनको फायदा मिला और चूंकि उनका गांव भी उसी में आता है दुर्ग ग्रामीण में, पवारा जो उनका गांव है उसी में आता है। और आज साहू जी की जो इमेज बनी है, जब नगर निगम बनाया था उनने तो बड़ी अच्छी इमेज बनी थी कि उन्होंने प्रॉमिस किया था और नगर निगम बना दिया, पब्लिक बड़ी खुश थी। लेकिन नगर निगम बनने के बाद जिस तरह से वहाँ पर भ्रष्टाचार चालू हुआ, 18% 20% से कम में कोई काम नहीं हो रहा है। और अभी निगम के जो पार्षद हैं, मतलब जो छाया पार्षद हैं या आपका जो एल्डरमैन है, तो वो भाजपा के पार्षदों में जो विकास के काम होना चाहिए उनके काम को छीन करके वो एल्डरमैन को इनके माध्यम से काम करवा रहे हैं। दूसरी चीज, अभी एक चीज का आंदोलन हुआ था उसमें मैं भी गया था, और डस्टबिन नगर निगम की है ना, नगर निगम के माध्यम से बढ़ना चाहिए। उसमें माननीय ताम्रध्वज साहू जी का फोटो लग करके और उनके परिवार के लोग वो घर घर डस्टबिन बांट रहे थे। इसका हमारे कार्यकर्ताओं ने पार्षदों ने मिलकर विरोध भी किया, छापा भी डाला, उसके बाद वो चीज़ रुकी। और आज आप नगर निगम का जब महापौर बनने की बात थी तो उनकी बहू का नाम आया, घर में जब कलह चालू हो गया उस कलह को रोकने के लिए उनने सिन्हा को बनवाया। तो इस टाइप से जो उनके परिवार का इंटरफेरेंस लगातार हो रहा है और मजबूरी में कई बार उन्होंने अपने परिवार के लोगों को बांट दिया, भाई तू यहाँ जा तू वहाँ कर, और इसके बावजूद भी वो संग्राम थम नहीं रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज़, जो भ्रष्टाचार चरम पर है, आज OPW डिपार्टमेंट में है, आज होम मिनिस्ट्री उनके पास में है। हमको बड़ा ताजुब होता है कि एक होम मिनिस्टर बोलता है, लिस्ट देता है मीटिंग में, पुलिस की मीटिंग में लिस्ट देता है कि ये TI गड़बड़ कर रहा है, ये आदमी सट्टा चला रहा है, ये आदमी जुआ चला रहा है, ये आदमी ये कर रहा है। उसके बावजूद भी वहाँ का TI उनकी कोई फिक्र नहीं कर रहा है और धड़ल्ले से उस काम को कर रहा है। और इसके बाद जब बार बार उन्होंने SP से बोला और जब उन लोगों से लेन देन जो भी मामला फिक्स हो गया तब उन्होंने बोलना बंद कर दिया। अरे और वही आदमी आज भी चला रहे हैं सट्टा, आज भी जुआ चला रहे हैं, आज भी सब कुछ कर रहे हैं। तो आपका कहना है कि गृह मंत्री का जो पावर होना था, पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है? इस्तेमाल किया अपने पक्ष में, परिवार के पक्ष में, जनता के पक्ष में नहीं। और दूसरी तरफ जो हमने कैंडिडेट खड़ा किया है ललित चंद्राकर, वो युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ था, अभी भारतीय जनता पार्टी का दुर्ग जिले का महामंत्री है और उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत ही अच्छी है, परिवार उसका प्रतिष्ठित परिवार है और लोगों की उसकी इमेज अच्छी है, उसका फायदा हमको मिल रहा है। निजामी जी, अब अहिवारा विधानसभा की बात करें, क्योंकि हम दुर्ग संभाग की बात करें, अहिवारा जो विधानसभा है वहाँ पर रिपीट भारतीय जनता पार्टी ने कोरसेवाड़ा उनको डोमनलाल कोरसेवाड़ा को मैदान में उतारा और महापौर जो नगर बिलायती चरोदा के उनको कांग्रेस ने उतारा। क्या देखते हैं? देखिए रुद्र गुरु पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर अहिवारा में जीते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो लोकल हाईकमान है वो वर्तमान महापौर जो नगर निगम चरोदा भिलाई के हैं निर्मल कोसरे, वो उनको विधायक के रूप में कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहते हैं। इसमें कहीं ना कहीं बात हुई है और रुद्र गुरु भी अपनी जगह बदलना चाहते थे, उनको नवागढ़ शिफ्ट कर दिया गया और निर्मल कोसरे को, चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के काफ़ी करीबी हैं वो, तो उनके एक अवसर दिया गया है, उनके लिए रास्ता बनाया गया है रुद्र गुरु को नवागढ़ भेज करके। अब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ पर डोमनलाल कोसरे 2008 से लेकर के 13 तक विधायक थे, लेकिन इसके बाद
13 और 18 के चुनाव में सांवलाराम डेहरे को यहाँ पर मौका दिया गया, उनकी टिकट काट दी गई, जबकि वो सिटिंग एमएलए थे। तो खैर ठीक है, पार्टी का निर्णय था, हो गया होगा। अब लेकिन 10 साल बाद उनकी वापसी हुई है, देखा जाए तो। हाँ। और 8 को काउंट करेंगे तो 15 साल बाद। तो कहीं ना कहीं उम्र का जो है, हमने देखा प्रचार के दौरान उनसे मुलाकात थी, उम्र का बोझ उन पर नज़र जरूर आ रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ये कहा जाए प्रभाव, जो खासतौर पर अहिवारा का जो ग्रामीण बेल्ट है, जामुल के उस पार का नवातरिया है, खेदामारा है, इस तरफ है, तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी पोजीशन थी। और यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के ये बेल्ट है, चरौदा, भिलाई, तीन कुम्हारी का जो ये एरिया है, शहरी इलाका, यहाँ अच्छा था। लेकिन निर्मल कौशल के साथ एक माइनस पॉइंट और है, वो ये है कि महापौर रहते हुए कहीं ना कहीं जो उनके 2 साल 3 सालों में जो 2 सालों में जो स्टेप्स हुए, अभी 2 साल पूरे हो रहे हैं उनके, तो कुछ ना कुछ लोकल स्तर पर भी नाराज़गी उनके कामों को लेकर के है। निजामी जी, आपसे मैं बोलूँगा, अभी जैसा रुद्रगुरु की जिक्र हुआ कि क्या अहिवारा मंत्री है और वो अब उनकी सीट कांग्रेस ने बदल कर अब नवागढ़ और वहाँ पर जो कांग्रेसी जो संसदीय सचिव थे उनका टिकट काट कर उनको वहाँ पर टिकट दिया गया। क्या स्थिति रहेगा नवागढ़ की? नवागढ़ में तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दयालदास बघेल एक बार फिर विधायक बनेंगे। वजह साफ है कि एक तरफ तो जिस तरह की उन्होंने अहिवारा में अपनी वर्किंग की, अहिवारा के लोग भी उनसे कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। इसके पहले वो आरंग के भी विधायक रह चुके हैं, ये तीसरी सीट है उनकी है। तो वहाँ पर एक तो लोकल जो एमएलए जो उनके टिकट कटी वो, और जो दूसरे दावेदार थे वो, तो उसका उनको नुकसान सीधा सीधा उठाना पड़ेगा। और ये जो वहाँ की जो स्थितियाँ, चर्चा साफ साफ है कि दयालदास बघेल के पक्ष में नतीजा साफ नज़र आ रहा है। चलिए, मैं आपके पास आता हूँ बिजपुरिया जी। रमन सिंह जी का क्या रहेगा रिजल्ट? जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, पिछले रिकॉर्ड तोड़ेंगे। गिरीश देवांगन? गिरीश देवांगन बाहरी व्यक्ति हैं भाई, वहाँ के लोकल नहीं है। वो बोलते हैं कि हमारा नाना घर है, लेकिन वहाँ तो उनकी वर्किंग थी नहीं कभी। और डॉक्टर रमन सिंह तो लंबे समय से वहाँ वर्किंग। जो हमारे पास जो आंकड़े आए हैं गिरीश देवांगन, चूँकि गिरीश देवांगन समाज का बाहुल्य राजनांदगांव बाहुल्य क्षेत्र है, क्या आप देखिए क्या है कि 4 दिन पहले कोई व्यक्ति आ जाए और वहाँ वर्किंग दिखाए, तो एक तो वहाँ का लोकल जो नेतृत्व था वो नाराज हुआ। आज मुल्दियार परिवार नाराज हुआ और दूसरे परिवार थे कांग्रेस के, वो सारे नाराज हुए। जो स्थिति आप यहाँ बता रहे हो, कहाँ पर? नवागढ़ में। नवागढ़ हो यहाँ पर आज है अपना रुद्रगुरु से यहाँ से जाने के बाद ये सीट भी उनकी चौपट हुई, अहिवारा भी, और वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी चौपट हुई। लोकल नेतृत्व उनसे नाराज हुआ। हाँ, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। हम दोनों सीटें जीत रहे हैं, हम नवागढ़ भी जीत रहे हैं और अहिवारा भी जीत रहे हैं। अहिवारा में जैसे हमारे भाई बद्रू जी ने बोला कि वो उम्र का तकाजा दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इस दावे से बोल सकता हूँ कि निर्मल कौशल से ज़्यादा दौरा और ज़्यादा मेहनत हमारे प्रत्याशी ने की है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, हमारे प्रत्याशी के बारे में, कोसेवाड़ा के बारे में कोई गलत नहीं बोल सकता कि इसने कोई गलत किया है। अपने कार्यकाल में 5 साल में उसने जो काम किया, आज उस काम को लोग याद करते हैं। और संगठन के लोगों ने पूरी एकजुटता के साथ उनका काम किया है और निश्चित रूप से जीत रहे हैं। वैसी स्थिति डॉक्टर रमन सिंह की भी है कि जो गिरीश देवांगन वहाँ पहुँचे, तो गिरीश देवांगन के पहुँचने से वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि और अधिक वोटों से हमारे मतलब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव जीतेंगे। चलिए, मैं गिरीश देवांगन और डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर आता हूँ। क्या लग रहा है आपको देख के? देखिए, निसंदेह 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, और उनका जो व्यक्तिगत जो स्वभाव रहा है वो आम जनता से बहुत करीब रहा है। और 15 साल के अंदर के जो कार्यकाल के दौरान कोई ऐसी कोई नाराज़गी आम कार्यकर्ताओं को, आम जनता को उनके प्रति नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि राजनांदगांव में रमन सिंह का पलड़ा भारी है, वो जिसके लिए कोई मुश्किल नहीं लग रही है। चर्चा हमारी जारी है, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे, हमारी चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ ब्रिजेश बिजपुरिया जी और वरिष्ठ पत्रकार बीडी निजामी जी मौजूद है। हमारी चर्चा जारी है, कुछ ही क्षणों में लौटते हैं। आप सभी दर्शकों का स्वागत है दंगल, चुनावी दंगल में। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है ब्रिजेश बिजपुरिया जी जो भारतीय जनता पार्टी से है, और वरिष्ठ पत्रकार बीडी निजामी जी मौजूद है। हमारी चर्चा जारी है, और चर्चा में अभी जो बस्तर संभाग है उस पर चर्चा नहीं हुई थी। अब बस्तर संभाग की हम बात करेंगे कि बस्तर में कई दिग्गज, कांग्रेस के भी दिग्गज है और भारतीय जनता पार्टी के भी दिग्गज है। सबसे पहले हम वरिष्ठ पत्रकार जी के पास पहुंचते हैं। निजामी जी, क्या लग रहा है बस्तर की स्थिति को देख के? देखिए, बस्तर की बात करें तो पहले ऐसा कहा जाता था कि
सत्ता की चाबी बस्तर के पास ही होती है और इसका जो हिसाब किताब कहा जरूर जाता था, लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें एक रूपता कभी भी नहीं रही है। पिछले चुनाव की हम खास तौर पर बात करें अगर, तो 12 में से 11 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और एक बहुत बड़ा जन समर्थन कांग्रेस को वहाँ से मिला था। और उसके बाद लेकिन अभी की जो स्थितियाँ बहुत उसमें बदलाव है। देखिए वहाँ पर खास तौर पर देखा जाए तो जैसे कोंडा गांव है जहाँ से प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम चुनावी मैदान में हैं, लगातार 2 बार जीते हैं। उनके खिलाफ लता उसेंडी हैं जो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और शायद मुश्किल 1000-1500 वोट से पिछली बार वो हारी थी। इस बार उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। हम बात करेंगे अगर जगदलपुर की, तो जगदलपुर में जितिन जायसवाल और किरण देव मैदान में है, लेकिन वहाँ जो संतोष बापना जो पूर्व विधायक थे वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे टिकट न मिलने से, लेकिन उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि भाई मैं किसी दूसरे क्षेत्र में काम करूँगा। अंतागढ़ की बात करते हैं तो अंतागढ़ में 2 पूर्व जो विधायक हैं वो लोग, जिसमें अनूप नाग और मंतूराम पवार जो बागी के रूप में उतरे हुए हैं अंतागढ़ में, तो ये कांग्रेस के लिए नुकसान करने वाली बातें हैं। चंदन कश्यप और केदार कश्यप के बीच नारायणपुर में मुकाबला है। केदार कश्यप भी एक बहुत बड़ा नाम है निसंदेह, और एंटी इनकम्बेंसी होती है शायद ऐसे कहीं ना कहीं, जो कि पिछले बार नारायणपुर में देखने को मिली। ऐसा लग रहा है कि कोंडागांव में लता उसेंडी इस बार निश्चित रूप से जीतेंगी। जहाँ तक जगदलपुर की बात करें तो जगदलपुर में जो वहाँ के हमारे जो स्थानीय पत्रकार हैं उनके हिसाब से कहीं ना कहीं पलड़ा कांग्रेस का भारी नज़र आ रहा है। मैं जगदलपुर की बात कर रहा था। और उसके अलावा देखिए कुछ तब्दीलियाँ लाए हैं उन्होंने, जैसे कांकेर में प्रत्याशी बदला है उन्होंने। पूर्व विधायक शंकर ध्रुवा को टिकट दी है कांग्रेस ने, जबकि आसाराम नेताम जो कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नया चेहरा उतारा है मैदान में। तो एक वहाँ पर इस बात को लेकर, जैसे शिशुपाल सोरी पूर्व विधायक थे और संसदीय सचिव भी थे, तो IAS कैडर के रहे हुए, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रहे हुए हैं, तो उनकी टिकट कटने से उनके समर्थकों में थोड़ी सी नाराजगी जरूर है। लेकिन एक रोचक मुकाबला कांग्रेस में भी देखने को मिले, बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट वहाँ होगा। लेकिन कोंडागांव, नारायणपुर और अंतागढ़, ये 3 सीटें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। दंतेवाड़ा की बात करें तो छवेंद्र कर्मा वहाँ पर उनके पक्ष में माहौल काफ़ी हद तक नजर आया है। छवेंद्र कर्मा जो कि महेंद्र कर्मा के पुत्र हैं, पहली बार उनको कांग्रेस ने टिकट दी है। इसके पहले उनकी माता देवती कर्मा पहले चुनाव लड़ती आ रही हैं। अब बात करें हम भानु प्रतापपुर में सावित्री मंडावी और गौतम उइके। भारतीय जनता पार्टी ने गौतम उइके के रूप में नया कैंडिडेट जरूर दिया है, और मनोज मंडावी जिनकी डेथ हो गई थी उसके एवज में, उनके बदले में सावित्री मंडावी उनकी पत्नी को बाई इलेक्शन पिछले साल लड़ाया गया था। तो पिछली बार तो वो जीत गई थी और इस बार अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। चूंकि मंत्री है कवासी लखमा कोंटा से, कोंटा का क्या स्थिति है? नहीं, कोंटा में तो निसंदेह कांग्रेस की अच्छी स्थिति है, क्योंकि अभी तक वो अपराजय योद्धा है कवासी लखमा, और ऐसा कहा जाता है कि वो जो उनकी कार्यशैली है वो उसको लेकर के हमेशा चर्चा में रहते हैं, और वो किसी भी गरीब के साथ बैठ करके वो बीड़ी पीने लग जाते हैं, खाना खाने लग जाते हैं। मतलब बहुत ही मिलनसार और बहुत ही जो आसान सुलभ जो नेता, सरल व्यक्ति है, तो इसका लाभ उनको हमेशा से मिलता है और इस बार भी उनको मिलेगा। बिजपुरिया जी, आप भाजपा कैंडिडेटों की बात करेंगे, वहाँ पर लता उसेंडी है ना, और कई जो पुराने चेहरे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो क्या स्थिति रहेगी? 12 जो सीट है बस्तर की, कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी? पहला 12 में मुझको लगता है कि 5-6 सीट बीजेपी के पक्ष में आएंगी, जैसे विक्रम उसेंडी है, लता उसेंडी हैं, हमारे जो आपका किरण सिंह देव हैं, किरण सिंह देव जो कि बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, महापौर भी रह चुके हैं, तो उनकी स्थिति, और अभी संगठन में महामंत्री उपाध्यक्ष भी हैं वो देश के, और काफ़ी फील्ड वर्क उन्होंने किया हुआ है, आधार पर उनको टिकट मिली है। लता उसेंडी तो पुराना नाम है, पूर्वमंत्री रही है, इसलिए उसकी भी स्थिति बढ़िया रहेगी। और इसके अलावा ये हमारे जो अपना गोयल जी हैं, विनायक गोयल से हैं, ये दीपक
कुमार बैच खड़े हुए हैं, चित्रकूट से, समझे ना। लेकिन ऐसा जो मालूम पड़ रहा है कि इनकी स्थिति अच्छी चल रही है दीपक बैच के अपोज में जी। तो इस टाइप से स्थिति जो है उसमें हम 5-6 सीट वहाँ से निकालेंगे। चलिए अब हम बस्तर की बात कर रहे हैं। बस्तर में झीरम घाटी जो चर्चित घटना रहा है पूरे देश के लिए, जहां पर कई कांग्रेस के नेताओं की हत्या नक्सलियों द्वारा की गई थी, अब उसकी जांच की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ पुलिस को आ गई है। 15 साल बीजेपी के शासनकाल में जांच कंप्लीट क्यों नहीं हुई? आप क्या मानते हैं? क्योंकि आप वरिष्ठ नेता है, पुराने नेता है भारतीय जनता पार्टी के, ऐसा क्या हुआ था कि झीरम घाटी की जांच के लिए एनआईए को लगाया गया था? एनआईए की रिपोर्ट अब तक नहीं पेश हुई, जिसके कारण आप छत्तीसगढ़ पुलिस को सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर उसको देना पड़ा उनको। एनआईए की जो इंक्वायरी चल रही थी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बार बार बोला जी, कि मेरे जेब में सबूत है, प्रूफ है, समझे ना। लेकिन वो प्रूफ उनकी जेब से आज तक निकला नहीं और वहाँ उन्होंने पुटअप नहीं किया। अगर उनके पास प्रूफ था, सारी चीज़ों की सारी जानकारी थी, तो उन्होंने एनआईए को क्यों नहीं दी? और अब छत्तीसगढ़ पुलिस की बात है, ठीक है, उनका छत्तीसगढ़ पुलिस के पास में आ गया तो अब उसको करवाएं। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि इतने लंबे समय तक वो प्रूफ को छुपा के क्यों रखे हुए थे? और इंक्वायरी को अगर वो चाहते तो जो आज बात हुई वो बात पहले हो सकती थी। 5 साल से शासन में बैठे हुए वो कहीं ना कहीं जन चर्चा रही है कि जो हत्याकांड हुई है, जन चर्चा है ना, कि हम इस पर पुष्टि नहीं कर सकते। जन चर्चा में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के इशारे पर ये घटना घटित हुई। ये ऑथेंटिक नहीं है, हम अपने दर्शकों को बता दें, ऑथेंटिक बात नहीं है, ये केवल जन चर्चा है। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता है, क्या ये जन चर्चा कितना विश्वास रखते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, उनके सबसे बड़े सहयोगी कवासी लखमा जी, कवासी लखमा को वहाँ पर जब दिनेश क्या नाम पटेल घटनास्थल, हाँ नंद कुमार पटेल, नंद कुमार जी पटेल, उनकी हत्या हुई और ये वहाँ से भाग निकले। इनको वहाँ पर मोटरसाइकिल मिल गई और जब ये अस्पताल में एडमिट थे तो जा करके इनसे महंत जी मिले, चौबे जी मिले और मिल करके इनका वार्तालाप क्या हुआ है, ये भी एक जांच का विषय है। उसकी जांच क्यों नहीं की गई? और कवासी लखमा आज उस मामले में संदिग्ध रहा है, उसकी जांच क्यों नहीं हुई? और ऐसा कौन सा प्रूफ था माननीय भूपेश बघेल जी के पास में जो वो बार बार बोलते रहे लेकिन एनआईए के पास जाके नहीं दिया उन्हें? बिचपुरिया जी, क्या अब छत्तीसगढ़ पुलिस जांच करेगी तो दोषी कटघरे के पीछे नजर आएंगे? आपसे सवाल। छत्तीसगढ़ पुलिस जांच करेगी तो बेस तो उसके पास में वही आएगा ना, बेस तो चेंज नहीं हो जाएगा। क्योंकि जो जन चर्चा रही है हम तो उस बात की पुष्टि नहीं कर रहे। उसमें ये बात स्पष्ट रूप से है कि जिस टाइप से विक्रम कवासी लखमा का मामला है तो संदिग्ध तो कांग्रेसी है, इसमें बीजेपी वाला कोई मामला ही नहीं है। सारे संदिग्ध कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी ही मारे गए हैं और कांग्रेसियों के द्वारा ही ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये ऐसा प्रतीत होता है। मैं बोल नहीं रहा, ऐसा प्रतीत होता है। जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने झीरम घाटी की जांच अब छत्तीसगढ़ पुलिस को सौंपी। कैसा मानते हैं, क्या जांच में जो दोषी है, जो भी दोषी हो, तो वो सलाखों के पीछे अब पहुंच पाएंगे? क्या राय है आपकी? देखिए, पहले 5 साल 13 से लेकर 18 तक भारतीय जनता पार्टी का शासन था, उस समय जांच चलती रही एनआईए की, वो पूरी नहीं हो पाई। और 18 से 23 में जबकि कांग्रेस की हुकूमत थी, कायदे से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हो जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि मामला एनआईए के पास था तो शायद इसलिए उनमें, चूंकि कांग्रेस सरकार का उसमें कोई दखल नहीं था, इसलिए शायद टल गई होगी। लेकिन निसंदेह एक इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें लगभग 30 बड़े नेता मारे जाते हैं और उसके बाद 10 साल पूरे बीत जाने के बावजूद भी न जांच पूरी हो पाती है, न दोषियों का पता चल पाता है। ये बहुत ही शर्मनाक है कानून व्यवस्था की दृष्टि से। तो निसंदेह मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो जांच जल्दी, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस के पास आ गई है तो इसका पटाक्षेप जल्दी होना चाहिए और दोषियों को कटघरे में आना चाहिए। आप सरकार की जिम्मेदारी है। जी। अब बस्तर में आप कितनी सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने की उम्मीद कर रहे हैं और कांग्रेस को? 12 सीटों में 12 में से कांग्रेस को 7 से 8 और भारतीय जनता पार्टी को 4 से 5। यही बात बिचपुरिया जी भी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो 7 से 8 सीट दोनों पार्टियों को बराबर लगभग कम बोल रहे हैं बस 8, अधिकतम 8, इधर 4 से 5। अब हम पूरे छत्तीसगढ़ का जो मुख्य बिंदु है पाटन,
जहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव मैदान पर है, उनके अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी के सांसद दुर्ग लोकसभा के विजय बघेल है और साथ में छत्तीसगढ़ जनता जोगी कांग्रेस के प्रमुख अमित जोगी है। क्या समीकरण मान रहे हैं? उनके बाद निजामी जी से पूछा जाएगा यही सवाल। ये जो समीकरण बने हैं और पार्टी ने बहुत सोच समझ करके विजय बघेल जी को उतारा है जी। और विजय बघेल जी पहले भी पटकनी दे चुके हैं मुख्यमंत्री जी को, जी। कोई ऐसा नहीं कि कोई नई बात है। और विजय बघेल जी का जो संपर्क है, जो सांसद के नाते रहा है, विधायक के नाते रहा है, और इसके पहले भी अगर आप पीछे में जाओ तो 2004 में लोकसभा का चुनाव हुआ था और आपके भूपेश बघेल जी लोकसभा का चुनाव लड़े थे और ताराचंद जी साहू के अगेंस्ट में लड़े थे। उस समय भी भूपेश बघेल जी अपनी विधानसभा, पाटन विधानसभा से 7200 वोट से पीछे रह चुके हैं जी। तो कोई ऐसा आश्चर्य नहीं होगा कि भूपेश बघेल जी चुनाव हार जाए और बीजेपी जीत जाए। क्या भूपेश बघेल ने पाटन विधानसभा में विकास कार्य किए कि नहीं, आप क्या मानते हैं? विकास कार्य जो उन्होंने किए हैं, समझे ना, वो अंदर तक नहीं पहुँचे। बड़ी रोड बना दी यहाँ से पाटन तक, लेकिन गाँवों के अंदर जो विकास के काम पहुँचना चाहिए, रोडें बनना चाहिए, नाली बनना चाहिए, लाइट का काम होना चाहिए, वो जिस द्रुत गति से होना चाहिए एक मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ। और वही स्थिति गृह मंत्री की भी है। गृह मंत्री ने भी बोला कि हमने 425 करोड़ के काम किए हैं, लेकिन काम दिखते नहीं जमीन पर। वही स्थिति मुख्यमंत्री की भी है। मैं वरिष्ठ पत्रकार जी के पास पहुंचता हूँ। निजामी जी, अमित जोगी, भूपेश बघेल और विजय बघेल, तीन प्रमुख चेहरे, प्रदेश के तीन प्रमुख चेहरे एक पाटन विधानसभा में फाइट कर रहे हैं। क्या वस्तु स्थिति बन रही है? देखिए, जोगी कांग्रेस से के अमित जोगी जो सुप्रीमो है इस समय, उनका पाटन से लड़ना एक बड़ी घटना के रूप में देखा जा रहा है राजनीतिक रूप से, क्योंकि आज की तारीख में वो सुप्रीमो हैं। उनका आना निसंदेह बड़े धमाके से कम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए जो ज़मीनी जो स्थितियां हैं, ज़मीनी हकीकत है, वो मुख्य मुकाबला वहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बीच में ही है, चाचा भतीजे के बीच में कहा जाए तो। चूँकि मुख्यमंत्री का वो गृह उसकी विधानसभा है, गृह विधानसभा, और जैसे कि अभी भोजपुरिया जी ने कहा कि विकास कार्य नज़र नहीं आ रहे हैं, ये कहना गलत है। देखिए, रमन सिंह जी जो कि मुख्यमंत्री रहे हुए 15 साल, उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में भी अपने कार्यकाल में पूरे काम नहीं करवाए होंगे। पहले जो आदमी देखता है, पहले बाहर ही देखता है, पहले जो अप्रोच रोड्स देखता है, जैसा जो भी होगा, तो उन्होंने निसंदेह काम तो पाटन में बहुत हुआ विकास कार्य, ये कहना गलत है कि नहीं हुआ। हाँ, अंदर की बात है तो वो समय 5 साल पर्याप्त नहीं होता है। तो ये कहा जाए कि कुछ भी हो, और आज तक जो इतिहास रहा है कम से कम छत्तीसगढ़ का, कोई मुख्यमंत्री चुनाव नहीं हारा है पद में रहते हुए, तो खास तौर पे ये भी सही है कि विजय बघेल जी से अच्छा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के पास वहाँ नहीं था, जिसकी घोषणा भी उन्होंने सबसे पहली जो लिस्ट आई थी 21 प्रत्याशियों की, उसमें आ गई थी। और चूंकि एक बार 2008 में वो एक चुनाव जीत भी चुके हैं, तो इसलिए भी उनका वो एक अच्छे कैंडिडेट है निसंदेह। और पब्लिक से उनका जो संपर्क है बहुत अच्छे, उनके कुछ शराबबंदी के मामले को लेकर के आम जनता से उनका काफ़ी जुड़ाव रहा है, उनके पीछे उन लोगों को विश्वास है। और अभी जब सांसद भी वर्तमान समय में, तो वो उनकी जो लोकप्रियता है, उनका जो आभा मंडल है बहुत बढ़िया। तो मतलब कैंडिडेट जो कॉन्टेस्ट है बहुत बढ़िया, लेकिन अंततः ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि मुख्यमंत्री वहाँ से चुनाव लड़ रहा है तो जीत कांग्रेस की होगी। एक बार रिकॉर्ड टूटा है मुख्यमंत्री के हारने का। सिटिंग मींस मध्य प्रदेश था उस समय। तो कैलाशनाथ काटजू सिटिंग सीएम थे और उनको डॉक्टर लक्ष्मण पांडे ने चुनाव हराया था। मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, तो खैर वो बाहर वो तो पुष्पा धामी हार चुके थे। निजामी जी, ये अभी मतलब मध्य प्रदेश के हिस्सा। निजामी जी, ओवरऑल हमारी चर्चा का अंतिम पड़ाव में पहुंच गई है। मैं ओवरऑल ये पूछना चाहूँगा कि 90 जो सीट है छत्तीसगढ़ की, इसमें बीजेपी को कितनी सीट मिल रही है और कांग्रेस को कितनी? देखिए, 90 सीटों में जब कांग्रेस का जो कैंपेन शुरू हुआ था, जो चुनाव की प्रक्रिया, उस समय पिछली बार चूँकि 68 सीटें थी, लेकिन जो बहुत सी बदली हुई परिस्थितियाँ थी उसको देखते हुए ये तो था कि भले कांग्रेस की 75 पार कर रहे हैं, लेकिन एक जो जनरल जो आइडिया था वो 55 सीट से ऊपर का नहीं नज़र आ रहा था। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी करें तो वो 35 के आसपास नज़र आ रहा था। लेकिन जो घोषणा पत्र आया हुआ है खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का, तो उसमें एक जो सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक था वो है महतारी वंदन योजना, जिसमें 12,000 रुपये साल में, मतलब हर महीने 1,000 रुपये महिलाओं को देने की बात उन्होंने वादा किया। और चूँकि मध्य प्रदेश में
शिवराज सिंह चौहान ने जो स्कीमें चलाई, लाडली बहना योजना, महिलाओं से रिलेटेड जितनी हैं, उसमें उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है। तो वो उन्होंने पैसा भी देना शुरू कर दिया था चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले, मतलब आचार संहिता लागू होने से पहले। तो उसका जो बेनिफिट है यहाँ पर नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ में। तो महिलाओं का एक बड़ा वर्ग, खासतौर पे जो पिछले जो स्लम एरिया की महिलाएं हैं या ग्रामीण क्षेत्रों की, तो उनको लगता है कि 1,000 रुपये महीने उनको मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी दिलाएगी। तो उन्होंने जिस ढंग से फॉर्म भरे गए, कई जगह कंप्लेन भी हुआ है, कंप्लेन भी हुई है और निर्वाचन आयोग ने नोटिस भी जारी किए प्रत्याशियों को। बावजूद उसके वो जो फॉर्म भरे गए और योजना का जिस ढंग से प्रचार प्रसार हो, वो अपना बहुत काम कर गया। और उस योजना की वजह से कम 5 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही हैं। नहीं, टोटल सीट बताएंगे 90 में से। टोटल में देखें 90 में से देखा जाए तो 40 के ऊपर तक दोनों की आ रही हैं। एक बात, हम जोगी कांग्रेस और बसपा की बात करें तो 1 से 5 अधिकतम, बल्कि 3 ही में अटके का मामला, 3 सीटों से ज्यादा इनको नहीं मिलेगा। अन्य में 3 सीटें बसपा और जोगी कांग्रेस। अब बची 87 में देखा जाए तो 40 से कम भाजपा को भी नहीं मिलेगी। एक अनुमानित बता देंगे, 45, 44, 43, 42, ये मान के चलिए 46, 47 तो मिनिमम 47 सीट। और कांग्रेस को नहीं, ये कांग्रेस की बात। हाँ, कांग्रेस 47 सीट जी। और बीजेपी और इस हिसाब से देखें तो 40 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की। चलिए, अब आपसे भी यही सवाल मैं कर रहे हैं कि ओवरऑल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? चूंकि आप बीजेपी के, तो बीजेपी की सीट ज़्यादा बताएंगे, और कांग्रेस को कितनी सीट मिली? बीजेपी का बताएंगे। बीजेपी को 52 से 55 के बीच मिलेगी। 52 से 55। और कांग्रेस को 35 से 37 के बीच मिलेगी। 35 से 37। बाकी अदर्स। तो चर्चा का, चूंकि ये अंतिम सवाल था हमारा, और चूंकि लंबी चर्चा चली है, हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के ब्रिजेश बिजपुरिया जी और वरिष्ठ पत्रकार बीडी निजामी जी। हमारा जो आकलन निकला है, बिजपुरिया जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और 55 से 57 सीट लेकर बीजेपी आ रही है, और कांग्रेस लेके आ रही है 37 से 38 सीट लेके आ रही है। तो उसी प्रकार वरिष्ठ पत्रकार बीडी निजामी जी का कहना है कि कांग्रेस 47 और बीजेपी 40, 47 से 50 मान लीजिए। 47 से 50। हाँ, तो ओवरऑल कुछ घंटे का समय शेष है, कुछ घंटों बाद नतीजे सामने आ जाएंगे। अभी हमारी चर्चा समाप्त करते हैं और हमारी चर्चा जारी रहेगी, और भी विश्लेषज्ञ यहाँ पर पहुँचेंगे, और जो जनप्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, वो भी पहुँचेंगे, और हमारी चर्चा आप देखते रहिए। आप बने रहें इंडियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।